नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्पोर्ट्स इंजीनियर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम टेस्ट एंड मेजरमेंट के क्वेश्चन आंसर्स का दूसरा पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसको भी आप देख सकते हो। अभी फिजिकल एजुकेशन के जो सब्जेक्ट्स हैं उस सीरीज में हम टेस्ट एंड मेजरमेंट सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर्स को कवर कर रहे हैं। फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्किन फोल्ड कैलिपर का प्रयोग किसके मूल्यांकन के लिए किया जाता है? स्किन फोल्ड कैलिपर के बारे में हमसे पूछा गया है कि उसका यूज़ हम कब करते हैं, किसके मूल्यांकन के लिए करते हैं, किसके टेस्ट के लिए करते हैं। राइट आंसर हमारा इसमें हो जाएगा बी, चमड़ी के नीचे के मोटे ऊतक। स्किन फोल्ड कैलिपर में हम जो फैट टिश्यूज़ हैं, हमारी स्किन के नीचे के जो फैट टिश्यूज़ होते हैं उनको हम मेजर करते हैं। ये आप देखिए, ये स्किन फोल्ड कैलिपर होता है और यहाँ पे ये स्किन के पूरा आर पार नहीं हो रखा है। ये इसका एंड है और यहाँ पर ये इसका एंड है। तो इसको पूरा मेजर किया गया है स्किन फोल्ड कैलिपर के अंदर। इसमें देखिए, स्किन बहुत ही ऊपर से होती है, लेकिन इसके अंदर ये जो फैट का आपको टिश्यू दिखाई दे रहा है, यही इसमें मेजर किया जाता है। तो स्किन फोल्ड कैलिपर में फैट टिश्यूज़ को, मोटे ऊतकों को हम मेजर करते हैं, उनका हम मूल्यांकन करते हैं, उनका हम टेस्ट करते हैं। इस तरीके का ये होता है स्किन फोल्ड कैलिपर। अगला क्वेश्चन है, एंथ्रोपोमेट्रिक मानव शास्त्रीय माप जब ही सबसे सही मानी जाती है जब ये माप, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट की बात हो रही है कि उसको हम सही मानते हैं। कब सही मानते हैं? चार ऑप्शंस हमारे सामने हैं। माप के तुरंत बाद लिंक किए गए, लिंक इमीडिएटली आफ्टर मेजरमेंट, मेजरमेंट के बाद हम उसको आराम से जोड़ सकें, उचित रूप या सही रूप से दर्ज किया गया, सटीक उपकरणों की सहायता ली गई हो या फिर प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा नजर रखी हो। चार ऑप्शंस आपके सामने। राइट आंसर आप देख सकते हो वीडियो पॉज करके। करेक्ट आंसर बता रहे हैं सी, इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सटीक उपकरणों की सहायता ली गई हो, यूजिंग प्रिसिजन इंस्ट्रूमेंट। अगर आपके उपकरण सही होंगे तो कम प्रशिक्षित व्यक्ति भी उसको आराम से देख सकता है। लेकिन अगर आपके इंस्ट्रूमेंट ही सही नहीं है, अगर आप कोई टेस्ट करने जा रहे हो, मान लो आप हाइट का मेजरमेंट करने जा रहे हो, लेकिन हाइट के मेजरमेंट में आपका जो मेजरिंग टूल है उसमें ही प्रॉब्लम है। उसमें प्रॉब्लम होने का मतलब है, मान लो आप 1 फीट को मेजर कर रहे हो, तो 1 फीट में अगर आपके 2 इंच कम आ रही हैं तो ये तो बहुत बड़ा फर्क हो गया। अगर वो इंस्ट्रूमेंट ही सही नहीं है तो कितने भी सुपरवाइज्ड ट्रेन पर्सन आप ले आओ, उसको आप सही नहीं कर सकते। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है सटीक उपकरणों की सहायता ली गई हो। बाकी भी सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम प्रायोरिटी में ऊपर से ऊपर रखना चाहें तो हम रखेंगे प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट, सटीक उपकरण, जिससे कि हम टेस्ट को मेजर कर रहे हैं। नेक्स्ट है, सबसे अच्छा मूल्यांकन का रूप समझा जाता है। द बेस्ट फॉर्म ऑफ इवेल्युएशन इज अंडरस्टूड टू बी। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। राइट आंसर हमारा हो जाएगा अच्छे मानदंड पर आधारित, बेस्ड ऑन गुड स्टैंडर्ड्स। देखिए, जब भी हम कोई इवेल्युएशन करते हैं तो इवेल्युएशन करने का मतलब हो गया कि कोई भी हमने टेस्ट ले लिया, टेस्ट के बाद में जब हम उसको चेक करते हैं, चेक करने में हमें गुड स्टैंडर्ड्स, अच्छे मानदंड का ध्यान रखना होता है कि लिए गए टेस्ट में जब रिजल्ट आते हैं तो वो सही तरीके से आ रहे हैं या नहीं आ रहे। उसको हम किस तरीके से देखेंगे? उसको हम मेजर करेंगे अच्छे मानदंडों से। जो हमारे स्टैंडर्ड्स हमें दिए गए हैं उनसे हम उनको मेजर करेंगे, उनसे हम उनको मिलाएंगे कि वो उन स्टैंडर्ड्स को मैच कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। हमेशा अच्छा मूल्यांकन वही समझा जाता है जिसमें हम अच्छे मानदंड पर आधारित उस इवेल्युएशन को करते हैं। नेक्स्ट है, माप या मापन को तथ्य खोजने वाला माना जाता है क्योंकि वह विशुद्ध रूप से देती है। मेजरमेंट को एक फैक्ट फाइंडिंग माना जाता है क्योंकि ये क्या देता है? हमें रॉ डाटा देता है, कच्चा डाटा हमें देखने को मिलता है। ये हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, मेजरमेंट में हम क्या देखते हैं? मेजरमेंट में मान लो बॉडी का मेजरमेंट हो रहा है तो उसमें हम अलग अलग बॉडी के जो हमारे पार्ट्स हैं उसको मेजर करते हैं, उनके अलग अलग माप लेते हैं। तो माप लेने के बाद में हमारे पास एक डेटा आ जाएगा जिसको हम रॉ डाटा बोलते हैं। उसके बाद में उसको हम इवेल्युएट करते हैं। इवेल्युएट मतलब उसके बाद में हम मूल्यांकन करते हैं, लेकिन मूल्यांकन से पहले जब हम उसको मेजर करते हैं तो मेजर में हमारे पास रॉ डाटा आता है जिसको कि हम फाइनल डाटा नहीं बोलते। इसको आपको ध्यान में रखना है। रॉ डाटा कभी भी फाइनल डाटा नहीं होता, अंतिम डाटा वो नहीं होगा। इसको आपको ध्यान में रखना है। मेजरमेंट है, मेजरमेंट के बाद में जब हम इवेल्युएशन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, मूल्यांकन में हमें फाइनल डाटा मिलता है। उसमें हम देखते हैं कि कौन सा टेस्ट सही था, उसको सही से मेजर किया गया नहीं किया गया, उसके बाद में हम फाइनल डेटा तक पहुंचते हैं। लेकिन फैक्ट फाइंडिंग जो हमारा प्रोसेस होती है वो मेजरमेंट का होता है जिसमें हम रॉ डेटा फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट है, सांख्यिकीय तकनीक संलग्नित होती है पता लगाने के लिए ऑब्जेक्टिविटी एक परीक्षण का। देखिए,
स्टैटिस्टिकल एक टेक्निक है जो कि पता लगाती है किसी टेस्ट की ऑब्जेक्टिविटी। राइट आंसर क्या है इसका? कोरिलेशन। बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको हम देखते हैं। देखिए लास्ट जो हमारा पार्ट था उसमें हमने ऑब्जेक्टिविटी के बारे में देखा था कि ऑब्जेक्टिविटी होती क्या है। इसका मतलब ये था कि अगर किसी टेस्ट में 20 नंबर आ रहे हैं तो उस टेस्ट को किसी के द्वारा भी चेक कर लो, वो आपको 20 नंबर ही उसमें देखने को मिलेंगे। अगर 20 से कम नंबर हैं, 10 नंबर हैं, तो वो भी किसी के द्वारा भी चेक कर लो, उसमें भी हमें 10 नंबर देखने को ही मिलेंगे। ये उस टेस्ट की ऑब्जेक्टिविटी होती है और उस ऑब्जेक्टिविटी को हम कोरिलेशन से फाइंड आउट करते हैं। कोरिलेशन मतलब ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये तीन उस टेस्ट को चेक करने वाले हैं। तो ए, बी और सी इन तीनों में अगर सहसंबंध है, इसमें इन तीनों में अगर कोरिलेशन हमें देखने को मिलता है तो इसका मतलब हो गया उस टेस्ट की ऑब्जेक्टिविटी सही है, वो टेस्ट हमारा सही तरीके से मेजर किया गया है। ये देख लीजिए, ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। अगर एक की वैल्यू बढ़ती है तो दूसरे की भी बढ़ेगी। नो कोरिलेशन में ये इस तरीके का एक ग्राफ आएगा कि इन सब में कोरिलेशन नहीं है, और नेगेटिव में ये नेगेटिव हो जाएगा। मतलब किसी का 20 आ रहा है, किसी का 18 आ रहा है और किसी का 10 आ रहा है, ये नेगेटिव हो जाएगा। नो में आएगा कि इन सभी में कोई रिलेशन नहीं है, ये 20 है, किसी का 25 है, किसी का 15 है, इनमें आपस में कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन पॉजिटिव में पॉजिटिव है, एक बार 20 आ रहा है, एक बार सभी का 21 आ रहा है, एक बार सभी का 22 आ रहा है, इन सभी का पॉजिटिव तरीके से बढ़ रहा है। तो देखिए इसमें मेन क्या है कि सिंपल तरीके से आपको इसको समझना है। ऑब्जेक्टिविटी में हम यही देखते हैं कि अगर कोई भी उस टेस्ट को चेक करता है, अलग अलग रिजल्ट्स को चेक करता है, तो हमारा जो फाइनल आंसर है, फाइनल जो रिजल्ट है वो सेम आता है, उसी को हम ऑब्जेक्टिविटी बोलते हैं। और अगर उनमें कोरिलेशन अच्छा है, इसका मतलब हमारा टेस्ट सही तरीके से काम कर रहा है। नेक्स्ट है, एक परीक्षण के नॉर्म्स किसको आधार बिंदु मानकर कार्य करते हैं? एक टेस्ट के नॉर्म्स कौन से होते हैं जो कि उसका बेसिस पॉइंट होते हैं, उसका आधार बिंदु होते हैं? राइट आंसर इज उम्र, लिंग और ग्रेड। सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जब भी हम कोई टेस्ट करते हैं, मान लो हम कूपर टेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो कूपर टेस्ट ऐसा नहीं है कि बच्चों के लिए भी वही होगा, यंग जो बच्चे हैं, यंग चिल्ड्रंस हैं, उनके लिए भी यही होगा, और सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए भी यही होगा। उनको हम अलग अलग कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहले बात करें अगर एज की, तो एज में हम रख सकते हैं कि 6 से 12 साल के बच्चे कूपर टेस्ट 6 मिनट के लिए दौड़ेंगे। फिर है यंग में हम 13 to 19 कर सकते हैं, जिसमें 8 मिनट दौड़ेंगे। और यंग में ही अगर हम एक कैटेगरी और करें 20 से लेकर 35 तक, उसमें 12 मिनट की दौड़ कर देते हैं। और 35 अबो अगर हम करें, 35 से अबो अगर हम सीनियर सिटीजन्स तक की बात करें, तो उसमें हम रेस की जगह वॉक कर देते हैं। ये इतनी सारी कैटेगरी हो गई। तो ये कैटेगरी हमने किस तरीके से डिसाइड की है? एक तो एज, एक है उनका जेंडर। जेंडर में भी हम मेल और फीमेल का अलग कर देंगे। मेल के लिए अगर ये 6 मिनट है तो फीमेल के लिए हम कर देंगे 5.5 मिनट। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 7 कर देंगे, यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे हम 11 कर देंगे। इस तरीके से हम उनको अलग अलग तरीके से डिवाइड कर देंगे। तो इसमें देखिए समझने वाली बात क्या है कि कोई भी हम टेस्ट लेते हैं, कोई भी हम टेस्ट को जब हम देखते हैं, तो उसके जब हम नॉर्म्स बनाएंगे, उसके मानदंड बनाएंगे कि किस आधार पर उस टेस्ट को किया जाएगा, उसमें हम सबसे पहले एज, जेंडर और हम ग्रेडिंग उसमें करते हैं कि इस तरीके से हमें उस टेस्ट को लेना है। सभी के लिए कोई भी टेस्ट सेम नहीं होता, एक टेस्ट के नॉर्म्स सभी लोगों पे लागू नहीं होते, उनकी हमें अलग अलग तरीके से ग्रेडिंग करनी पड़ती है, उनको अलग अलग तरीके से हमें कैटेगराइज करना पड़ता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, एक परीक्षण का चुनाव या फिर चयन करते समय निम्नलिखित में से किस प्रतिबिंब को कम महत्व दिया जाता है? 4 ऑप्शंस हमारे सामने हैं। इनमें से सबसे लेस इंपॉर्टेंस, सबसे कम इंपॉर्टेंस कौन सी किसको दी जाती है एक टेस्ट को सिलेक्ट करते टाइम? राइट आंसर है परफॉर्मेंस स्पीड। 20 में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए किसी भी टेस्ट को जो हम सेलेक्ट करते हैं तो उसमें हमें प्रशिक्षित व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है, हमें ट्रेंड पर्सन लेने होते हैं, हमारे पास ट्रेंड पर्सन होने चाहिए उस पर्टिकुलर टेस्ट को लेने के लिए। उसके बाद में इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम, समय के महत्व को, ये नहीं है कि आपको एक दिन का टेस्ट 10 दिन तक चलाया जा रहा है, वो नहीं होना चाहिए। हमें टाइम की इंपॉर्टेंस का भी पता होना चाहिए। अगर वो टेस्ट 24 घंटे में या फिर 12 घंटे में कंप्लीट हो रहा है तो हमें उसी टाइम पीरियड में उसको कंप्लीट करना होता है। ये भी एक टेस्ट को हम सेलेक्ट करते टाइम ध्यान में रखने वाला एक पॉइंट होता है। प्रशासन की आसानी को, ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसा नहीं है कि आपके सामने 100 बच्चे आ गए, उनको आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो,
उनके लिए आपके पास एक प्रॉपर प्लान नहीं है कि किस तरीके से हम उनको टेस्ट करवाएंगे। मान लो 10-10 के आपने 10 ग्रुप बना दिए, तो अब वो टेस्ट आराम से हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि आपका उसमें एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा है, आपका उनमें प्रशासन अच्छा है। ये 3 पॉइंट तो हम कंसिडर करते ही हैं, लेकिन प्रदर्शन की गति को, परफॉर्मेंस स्पीड को हम कंसिडर नहीं करते, उसको हम कम इंपॉर्टेंस देते हैं। इंपॉर्टेंस तो हमारी होती है कि हम टेस्ट को जल्दी जल्दी करवाएं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो गया कि टेस्ट कैसा भी हो रहा हो और हम परफॉर्मेंस स्पीड को बढ़ा देते हैं, मतलब हम टेस्ट की स्पीड को बढ़ा देते हैं। हाइट का एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम हाइट को अच्छे से नहीं मेजर कर रहे, कोई पर्सन यहाँ तक पहुँचा है लेकिन हमने यहाँ तक उस बार को लगा दिया, तो उसकी हाइट हमने ज़्यादा नाप ली। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्पीड में हम कई बार सही तरीके से काम नहीं कर पाते। तो परफॉर्मेंस स्पीड जो हमारी होती है टेस्ट को जब हम कंडक्ट करते हैं, उसको हम कम इंपॉर्टेंस देते हैं, लेस इंपॉर्टेंस उसको दी जाती है। बाकी तीनों पॉइंट्स को हम इंपॉर्टेंस देते हैं। यही आपको इस क्वेश्चन में समझना था। नेक्स्ट है, आरामदायक और ध्यानपूर्वक मोटर कौशल सीखने के तरीके को कहा जाता है। द मेथड ऑफ लर्निंग मोटर स्किल्स इन ए कंफर्टेबल एंड अटेंटिव वे इज कॉल्ड। इन 4 ऑप्शंस में से वो हमें बताना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन में हमसे लर्निंग मोटर स्किल को अच्छे तरीके से आरामदायक और ध्यानपूर्वक अटेंटिव वे में समझने के लिए जो मेथड है, जो तरीका है, उसको हम क्या बोलते हैं, वो हमसे पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा मोटर ट्रेनेबिलिटी, मोटर शिक्षणीयता। मोटर का तो यहाँ पे हमें पता लग गया कि लर्निंग मोटर स्किल, हम मोटर स्किल सीख रहे हैं, तो पहला नाम तो हमारे सामने आ जाएगा मोटर। फिर है ट्रेनेबिलिटी। ट्रेनेबिलिटी मतलब उस ट्रेनिंग को सीखने की हमारे अंदर कितनी एबिलिटी है, कितनी हमारी योग्यता है। इसलिए मोटर ट्रेनेबिलिटी बोला जाता है मोटर स्किल को सीखने के लिए कंफर्टेबल और अटेंटिव वे के अंदर। मोटर ट्रेनिंग इसके अंदर नहीं होती, मोटर स्किल अलग चीज़ होती है। और मोटर गुणवत्ता, मोटर क्वालिटी एक अलग कंसेप्ट है। मोटर क्वालिटी में हम देखते हैं कि अलग अलग मोटर कंपोनेंट्स की किसी पर्सन में कितनी क्वालिटी है, लेकिन मोटर ट्रेनेबिलिटी होती है आरामदायक और ध्यानपूर्वक मोटर कौशल को, मोटर स्किल्स को अच्छे तरीके से सीखना। नेक्स्ट है, शारीरिक फिटनेस के कौन से तत्व या घटक को ब्रिजअप परीक्षण के द्वारा मापा जाता है। देखिए, एक नाम हमारे सामने है ब्रिजअप टेस्ट। तो ब्रिज क्या होता है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और यहाँ से एक नदी बह रही है। तो इन दोनों जो पॉइंट्स हैं, ये मान लो ए पॉइंट है और ये है बी पॉइंट। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने के लिए यहाँ पे हमें एक ब्रिज बनाना पड़ेगा। तो ब्रिज बनाने से क्या होगा कि उस नदी के ऊपर से हम आराम से जा सकते हैं, ट्रांसपोर्ट हम कर सकते हैं। तो ब्रिजअप टेस्ट वही है। 4 ऑप्शंस हमारे सामने हैं कि फिजिकल फिटनेस को मेजर करने के लिए इन 4 ऑप्शंस में से ब्रिजअप परीक्षण के द्वारा हम क्या मापते हैं। राइट आंसर इज बी, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी को हम मापते हैं ब्रिजअप परीक्षण से। ये देखिए, ये ब्रिजअप टेस्ट का एक आपके सामने डेमो है। इससे हम फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ब्रिजअप टेस्ट से फ्लेक्सिबिलिटी को मापा जाता है। नेक्स्ट है, सामान्य रूप से एक सहन क्षमता पर आधारित परीक्षण दावा करता है एक व्यक्ति की किस योग्यता को मापने का। देखिए, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि एंडोरेंस क्या होता है और वो किसी पर्सन की कौन सी एबिलिटी को मेजर करता है, कौन सी योग्यता को वो मापता है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा इसमें बी, जितना अधिक देर तक संभव हो दर्द थकान को सहन करना। बी हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। टॉलरेट पेन या फिर फटीग फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल, उसी को हम एंडोरेंस बोलते हैं। क्योंकि एंडोरेंस में जैसे कि आपको लगातार 10 किलोमीटर तक दौड़ना है, तो उसमें जो आपका पेन है उसको टॉलरेट करने का, उसमें उसको सहन करने के आप में क्षमता होनी चाहिए। फटीग मतलब आपके अंदर थकान हो रही है, थकान को आप ओवरकम करते हो, उस थकान के बियॉन्ड, उस थकान के परे आप काम करते रहते हो लंबे टाइम तक, जब तक पॉसिबल हो, उसी को हम एंडोरेंस बोलते हैं। और ये किसी पर्सन की एबिलिटी को मेजर करने का एक तरीका होता है। नेक्स्ट है, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट में बेंच की ऊंचाई कितनी होती है लड़कों के लिए। तो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट में 20 इंच बेंच की ऊंचाई होती है। सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ये देखिए, ये एक बेंच होती है, इसमें स्टेप का मतलब हो गया एक स्टेप ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर और फिर नीचे। इस तरीके से हार्वर्ड स्टेप टेस्ट में हम कार्डियोवैस्कुलर इंडोरेंस को मेजर करते हैं। इसका भी आपको ध्यान में रखना है। और इस बेंच की जो हाइट है वो होती है 20 इंच। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है, इस बैडमिंटन टेस्ट में कितने टेस्ट आइटम शामिल होते हैं। इस बैडमिंटन टेस्ट की बात हो रही है और
उसमें हमें आइटम पूछा गया कि उसमें कितना आइटम होते हैं। आइटम क्या होते हैं, मान लो हमने देखा था ऑफर्ड यूथ फिटनेस टेस्ट, उसमें 6 आइटम थे। 6 आइटम मतलब उसमें हम सबसे पहले पुलअप्स करते हैं, फिर उसमें बेंट नहीं आ गया, और उसके बाद में शटल रन, और ऐसे करते करते फ्लेक्सिबिलिटी तक हम पहुंच गए। तो ये पूरे टेस्ट आइटम होते हैं। लेकिन इस बैडमिंटन टेस्ट में कितना आइटम होते हैं, वो है 3। सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिए वो तीनों आइटम क्या है, क्लियर, स्मैश और स्ट्रेटजी। क्लियर में ये होता है, ये पर्टिकुलर आपको एरिया दिया जाता है और उस एरिया को आपको क्लियर करना होता है। स्मैश में आपको पता ही होगा, स्मैश में ये बीच में नेट है, यहाँ पे शटल कॉक होती है और उसको आपको स्मैश करना है सामने वाले कोर्ट के अंदर। स्ट्रेटजी में आपको स्ट्रेटजी बनानी होती है कि किस तरीके से आप उस पर्टिकुलर शटल को हिट करने वाले हो। तो ये तीनों जो आइटम्स हैं ये इंक्लूड होते हैं इस बैडमिंटन टेस्ट के अंदर। नेक्स्ट है एक सिटअप टेस्ट जिसकी अवधि 30 सेकंड है का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है। सिटअप टेस्ट की बात हो रही है जिसकी ड्यूरेशन है 30 सेकंड्स, वो क्या मेजर करने के काम में आता है। राइट आंसर है एब्डोमिनल स्ट्रेंथ, स्टेमिना एंड स्पीड। सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 सेकंड्स की ड्यूरेशन की जब हम सिटअप टेस्ट करते हैं उसके अंदर हम एब्डोमिनल स्ट्रेंथ, हमारे पेट की जो ताकत है, हमारी जो पेट की मसल्स होती हैं उनकी हम स्ट्रेंथ को चेक करते हैं। इसके साथ साथ हम सहन क्षमता है उनकी एंडोरेंस को भी चेक करते हैं, और गति, स्पीड भी हम उसमें देखते हैं। ये तीनों हम देखते हैं सिटअप टेस्ट के अंदर। सिटअप टेस्ट देखिए, ये ए पोजीशन है और ये बी पोजीशन है। ए में पर्सन लाई डाउन रहता है और बी में वो ऊपर की तरफ लिफ्ट होता है। ये देखिए इस तरीके से ये सिटअप की एक पोजीशन होती है। इसमें आपकी जो एब्डोमिनल एरिया है उस एब्डोमिनल एरिया में सबसे ज़्यादा हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं। नेक्स्ट है ऊपर एरोबिक टेस्ट निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक उपयोगी समझा जाता है। ऊपर एरोबिक टेस्ट की बात हो रही है। सबसे पहले आपने देखा होगा एरोबिक का मतलब क्या होता है। एरोबिक का मतलब होता है ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज जिनको हम एयर की प्रेजेंस में करते हैं। यहाँ पे नाम आ गया AERO। एरो मतलब हवा, हवा मतलब मैक्सिमम हम ऑक्सीजन की ही बात करेंगे। तो वो फिजिकल एक्टिविटीज जो हम लंबे टाइम तक करते जाते हैं उनको हम एरोबिक एक्टिविटीज बोलते हैं। कम टाइम तक करते हैं उनको बोलते हैं अनएरोबिक। तो ऊपर एक एरोबिक टेस्ट होता है। सबसे पहले तो हमने इस बात को जान लिया, लेकिन मोस्ट यूजफुल फॉर विच ऑफ दी फॉलोइंग, 4 ऑप्शंस हमारे सामने हैं। सबसे ज्यादा वो किसके लिए यूजफुल है। राइट आंसर इज फॉर पर्सन ऑफ ऑल एजेस एंड बोथ जेंडर्स, सभी उम्र के व्यक्तियों और दोनों लिंगों के लिए। ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कूपर टेस्ट अलग अलग एजेस के लिए हम देखते हैं, सभी उम्र के व्यक्तियों के लिए हम इसको देखते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर एक एज के लिए हम एक ही क्राइटेरिया रखते हैं। जैसे कि यंग एज के लिए हम देखते हैं कि उसमें 12 मिनट्स की रनिंग होती है, 12 मिनट्स की उसमें रनिंग होती है। वही अगर हम सीनियर सिटीजन्स की, अगर हम ओल्ड पर्सनस की बात करें तो उसमें होती है 6 मिनट की वॉक। लेकिन उसमें भी हम क्या देख लेते हैं, एरोबिक टेस्ट का हम क्राइटेरिया उसमें देख लेते हैं। तो कूपर टेस्ट हमारी एरोबिक जो कैपेबिलिटी है उसको मेजर करने के काम आता है, और ये सभी बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए और यंग पर्सन्स के लिए, उन सभी के लिए हम इसको मेजर करने के काम में लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है स्क्वाट मोटर क्षमता परीक्षण के 3 अंगों के नाम बताइए। 3 पार्ट्स ऑफ स्क्वाट मोटर एबिलिटी टेस्ट। ये SQUAT नहीं है, यह है SCOTT, स्क्वाट मोटर एबिलिटी टेस्ट है। इसके अंदर क्या हम देखते हैं, हर्डल्स, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप और बास्केटबॉल थ्रो। तो हर्डल्स का मतलब क्या हो गया कि एक हर्डल आपके सामने है, इसके ऊपर से आपको जंप करना है, ये मोटर एबिलिटी एक टेस्ट हो गया। इसके बाद में स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, ये लाइन है, इस लाइन पे आप यहाँ पे खड़े रहोगे और बिना दौड़े आपको इस लाइन से सामने की तरफ जंप करना है, ये है स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। और बास्केटबॉल थ्रो में सामने कोई ऐसे आपको एरिया मिलेगा और उस एरिया में आपको यहाँ से बास्केटबॉल थ्रो करनी है। तो ये तीनों जो आइटम है 1, 2 और 3, ये तीनों आइटम आपको देखने को मिलते हैं स्क्वाट मोटर एबिलिटी टेस्ट के अंदर। इसका आपको ध्यान में रखना है, हर्डल्स, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप और बास्केटबॉल थ्रो। 20 में हमारा करेक्ट आंसर है। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए और बाकी सभी वीडियोस की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, जो कि स्पोर्ट्स इंजीनियर नाम से है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।